कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है स्कोर प्लस पर। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो हमारा केमिस्ट्री चल रहा था, एनसीईआरटी में केमिस्ट्री थी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सवेरे 6 बजे आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज 6 रखा है, जिसमें आपको केमिस्ट्री और बायो अल्टरनेट डेज में आप लोगों को करवाया जा रहा है। क्लास 6 से लेकर क्लास 10th स्टैंडर्ड तक के सवाल आप लोगों को करवाए जा रहे हैं और इसका जो रिमेनिंग पार्ट बचता है फिजिक्स का, वो रात 8 बजे पीके साई सर के द्वारा आप लोगों को करवाया जा रहा है। केमिस्ट्री बायो हमारे द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो उस कड़ी में आज हम लोग क्या लगाने वाले हैं, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के सवाल। देखिए इसमें जो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि आपके पहले हमने करवा दिया है, तो कुछ क्वेश्चंस आधा पोर्शन जो इसका होगा वो रिपीटेड होगा, ठीक है, और उसके बाद आपके नए क्वेश्चंस भी आएंगे। हमने पहले भी आपको एक बार बताया भी था कि जो आपका रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना पढ़ते हैं उतना आपका रिवीजन भी जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाते अपनी क्लास को, तो आपके लिए वो जो प्रोडक्टिव जो पढ़ाई बोलेंगे वो आपका नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप आगे का पढ़ रहे हैं, पीछे का आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्या होगा कि आगे चल के आपको कंफ्यूजन होगा कि, और जो कंफ्यूजन आता है उसका मेन कारण होता है रिवीजन। अगर आपने ज़्यादा रिवीजन किया होगा तो आपको जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रिवीजन भी आपका जरूरी है। तो इसीलिए हमने कुछ जो क्वेश्चंस थे उसको रिवाइज भी करवाने का कोशिश किया है और साथ ही साथ जो नए क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग मैटर से संबंधित जितना भी क्लास 6 से लेकर और क्लास 10 तक का जितना भी सवाल है सभी क्वेश्चंस को इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए 6 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक लगभग 1000 सवाल आपको मिलने वाला है, जिसमें आपका जो पीके साई सर के द्वारा आपको फिजिक्स मिलेगा रात के 8 PM में आपको ये क्लास मिल रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस क्लास है, आपका संडे ऑफ होता है, क्योंकि संडे को आपको पता है कि हमारा ट्रेड स्पेशल होता है, ठीक है। संडे स्पेशल में हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसमें हम सवेरे 8 बजे आपका डीजल, फीटर, टंडर, बिल्डर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, इन सभी क्लास रहती है। और आपका 11 बजे से इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की क्लास भी रहती है। और उसके अलावा BHPCL के लिए, खास BHPCL के लिए आप लोगों के लिए ट्रेड का खास तौर से इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए स्पेशल बैच आपका शाम 4:30 बजे से लाइव बैच आप के लिए आ रहा है यूट्यूब पर। आप लोग उस सेशन में जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करेंगे, क्योंकि टेक्नीशियन जो ITI के बच्चे हैं खास तौर से इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और उस कड़ी में आपको स्कोर प्लस के द्वारा जितनी भी सहायता मिल सकती है हम आपका करने के लिए तैयार है, ठीक है। बस आपको टाइमिंग नोट कर लीजिए, शाम 4:30 बजे लाइव सेशन आपके लिए स्कोर प्लस पर अवेलेबल है और बहुत सारे बच्चों का जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है, ठीक है। अब अभी आपके पास 2-3 महीने का टाइमिंग है, ठीक है। कम से कम वो जून जुलाई में उसका एग्जाम वो लेगा, ठीक है। तो उससे पहले आपके 2-3 महीने की टाइमिंग है। अगर उसमें आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो आपका तैयारी जो है, जितनी आपकी तैयारी थी उसकी दुगनी तिगनी तैयारी आप लोग उसको बना सकते हैं और एग्जाम में अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही बल्क मात्रा में वैकेंसी है, तो आपको पढ़ाई अगर आप थोड़े ढंग से, सही तरीके से, सही डायरेक्शन में थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगे, तो आपका रिजल्ट जो है, जो बेरोजगारी का टैग है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। और आपका जो सपना है सरकारी नौकरी करने का वो आपका पूरा हो सकता है, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी फिजिक्स आपका रात 8 बजे आ रहा है, केमिस्ट्री आपका 6 AM में, ठीक है, 6 AM में। और कैसे आ रहा है हमने बताया भी है कि आपका ये अल्टरनेट डेज में, अल्टर डेज कहने का मतलब है कि जो हमने चैप्टर स्टार्ट करा वो चैप्टर, अगर एक चैप्टर केमिस्ट्री का खत्म हुआ, फिर क्या होगा, बायो का एक चैप्टर आपके लिए आएगा, ठीक है, जो हमारा ऐसे अल्टरनेट में आ रहा है, ठीक है। बायोलॉजी भी आपका 6 AM में भी आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, इसको भी आप लोग जुड़ेंगे। और जो ये सेशन मैं बता रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सेशन, ये सब का सब सेशन आपको संडे ऑफ होता है, ठीक है। संडे को ट्रेड वालों के लिए स्पेशल बैचेस रखी गई हैं, ठीक है। आइए देखिए स्टार्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, ये सेशन हमने कवर कर लिया। ये आपका मास्टर वीडियो में आपका ये सेशन आएगा। ये सेशन हमने क्या कर दिया है, आपको कवर अप करा दिया था, ठीक है। चलिए तो जो बच्चे नए होंगे उनके लिए रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लगाते हैं। निम्नलिखित द्रव्यों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है, किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक हमारा कंटेनर है,
ठीक है, इस कंटेनर में क्या रखा गया है, 4 कंटेनर है भाई, ये आपका क्या है, 4 कंटेनर है, यानी 4 आपका ये द्रव है, ठीक है। और इसमें एक में क्या डाला गया है, ऑयल, सरसों का तेल है, इसमें क्या है, एक में सरसों का तेल है, एक में आपका कोल्ड ड्रिंक है, तीसरे में आपका नारियल का तेल है, कोकोनट ऑयल, और एक में आपका केरोसिन है। अब क्या बोला है कि चारों में हमने क्या रखा है, लोहे की कील को डिप कर दिया, लोहे का कील था जिसको हमने डिप आउट कर दिया, इसमें हमने डुबा दिया है। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है, किस कंटेनर में लोहा जो है अपना साइन है वो खत्म कर देगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो लोहा क्या है, धातु है, और धातु की एक प्रॉपर्टी होती है कि धातु जो होता है वो उसमें धातु ही चमक, मेटेलिक लस्टर उसमें पाई जाती है। क्या पाया जाता है, मेटेलिक लस्टर इसमें पाया जाता है। क्लियर है भाई लोग? तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सरसों के तेल में लोहे को डाल के देखेंगे, कोई आपका इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक, किसकी बात हो रही है, सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में आपका कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड एक पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। और ये कार्बोनिक एसिड जो है ये क्या करता है, जो हमारा क्या है, वाटर है, जो हमारा क्या है, वाटर है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या पाता है, कार्बोनिक एसिड पाता है, और ये वाटर को क्या करता है, तोड़ता है, सेपरेट करेगा, और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या करेगा, तोड़ देता है। जो कार्बोनिक एसिड है क्या करेगा, जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देगा, और मुक्त अवस्था में जो हाइड्रोजन है क्या करता है, किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड का निर्माण करेगा। और खासतौर से अगर लोहे के साथ ये रिएक्शन करेगा तो लोहे का ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करेगा, जिसके कारण उसमें जंग लग जाएगी। जंग लगेगी तो उसका जो लक्ष्चर होगा, उसको चमक होगी, धातु की चमक होगी, वो खत्म हो जाएगी। क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः क्या है, घुलनशील है। पिक वन मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। चॉक पाउडर, चाय की पत्ती, शर्करा, या फिर आपका लकड़ी का बुरादा। बताइए आंसर क्या होगा भाई लोग। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। अगर हमसे जल में घुलनशील विटामिन पूछता कि जल में घुलनशील विटामिन तो होता है आपका बी एंड सी, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन होता है आपका बी और सी। बसा में पूछेगा कि जल, जब विटामिन बी और सी जो है ये किसमें घुलनशील है, जल में घुलनशील। जल में घुलनशील है, ठीक है। और जो शर्करा है, जो आपका शर्करा है, ये पूर्णतः आपका क्या है, जल में घुलनशील होता है। जो अपना ग्लूकोज होता है क्या होता है, जल में घुलनशील है। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का हमारा कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देता है भाई। क्या देता है, तुरंत ऊर्जा देता है आपको, कौन, ग्लूकोज, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि मैक्सिमम एनर्जी कौन से देता है, हमसे अगर पूछते कि मैक्सिमम एनर्जी, अधिकतम ऊर्जा हमको कौन देगा, तो अधिकतम ऊर्जा देता है हमको वसा, ठीक है। और सिर्फ पूछे कि ऊर्जा कौन देता है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट देता है। और शर्करा जो कि ग्लूकोज है, जल में पूर्णतः घुलनशील है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही और सही आंसर हो जाएगा भाई लोग का। अगला क्वेश्चन देखिए कि आप लोग को निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया गया है। यू आर प्रोवाइडेड विथ फॉलोइंग मटेरियल्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, मिरर, स्टेनलेस स्टील, ग्लास टम्बलर। उपयुक्त पदार्थ में से किस पदार्थ को आप पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे? कौन सा? एक होता है आपका ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, और आपका ओपेक। ओपेक हो, आर पार नहीं होगा। ओपेक में क्या होता है, आर पार नहीं। ओपेक में हम किसी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट में क्या देखते हैं, धुंधला। और इसमें आर पार देख सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब हमको देखना है क्या आपका जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, क्या इसमें हम लोग देख सकते हैं आर पार? हाँ जी, बिल्कुल हम लोग इसमें देख सकते हैं। आगे आइए, स्टेनलेस स्टील का प्लेट है, कांच का ग्लास है। स्टेनलेस स्टील के प्लेट से भी नहीं देख सकते, मिरर से भी नहीं देख सकते, हम लोग कांच के ग्लास से देख सकते हैं। तो 1 और 4 आपको किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आप लोगों को 3 में दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर 3 आपके सही और सही आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर 3 सभी लोगों का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा है देखिए, बूझो को एक थैली मिला जिसमें निम्नलिखित पदार्थ था। बूझो फाउंड अ बैग कंटेनिंग द फॉलोइंग मटेरियल्स। मिरर है, तेल से सना हुआ कागज है, चुंबक है या कांच का चश्मा है। हेल्प बूझो इन फाइंडिंग आउट द मटेरियल व्हिच इज एन ओपेक। हमको क्या पहचाना है? ओपेक यानी अपारदर्शी। हमको क्या पहचाना है? हमको पहचाना है ओपेक जिसमें आर पार ना हो, अपारदर्शी। देखिए हिंदी में ट्रांसपेरेंट को बोलते हैं पारदर्शी, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट को बोलते हैं पारभासी, और ओपेक को बोला जाता है क्या बोलते हैं? ओपेक को हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी, ठीक है, जिसमें कि प्रकाश आर पार नहीं होगा तो आपको जो है वो नहीं दिखेगा। तो कैसा हमको देखना है? मिरर में क्या आप आर पार देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते हो, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। तेल से सना हुआ कागज ये ट्रांसल्यूसेंट है, ना कि ये ओपेक है। मैग्नेट के आर पार देख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। कांच का चश्मा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। तो कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 कहां है आपका? ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही और सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहेली से पारिभाषी पदार्थ देने को कहा। क्या बोला उसने हमसे? क्या बोला है? ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें कि धुंधला दिखाई पड़े। जैसे आपका क्या हो गया? आपका पेपर है, पेपर में आप क्या लगा देंगे? ऑयल लगा देंगे, तो आपको क्या दिखेगा? आपको ट्रांसल्यूशन, धुगला दिखाई दे, यानी प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार नहीं हो पाता है, इनकम्प्लीटली, पार्शियली क्या करता है? पास करता हो, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाए? कांच का ग्लास, मिरर है, मलमल का पपरा और एल्युमिनियम का फॉयल। देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3 सही आंसर हो जाएगा। देखो जो हमारा मिरर है ये क्या है? हमारा ओपेक है। मिरर में आप ध्यान देंगे कि एक साइड ग्लास होता है और ग्लास के पिछले साइड क्या होता है? उसको कलर किया होता है, ताकि ऐसा इसलिए क्या होता है कि अगर प्रकाश पास कर गया, अगर आर पार प्रकाश कर गया, लाइट अगर आर पार कर गया तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? प्रकाश का जो परावर्तन होता है नहीं होगा, तो आप अपना जो इमेज देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं। जो आप इमेज देख पाते हैं उसका मेन रीजन होता है कि रिफ्लेक्शन जैसा अच्छा होगा उतना अच्छा आपको क्लियर इमेज दिखेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपके सही आंसर हैं। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ युग्म तैरता है यदि ग्लास आधा पानी से भरा हो? बताइए क्या बोला हमसे? कौन सा पदार्थ युग्म जो है तैरता है यदि ग्लास क्या हो? आधा पानी से भरा हो। Which pair of substance among the following would float in a tumbler half filled with water? सूती धागा है, थर्मोकॉल है, पंख है, प्लास्टिक की गेंद है, पिन है, तेल की बूंद है, रबर बैंड है और सिक्का है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आमतौर पर एक सेफ्टी पिन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए सेफ्टी पिन बनाने के लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? लकड़ी और कांच का, प्लास्टिक और कांच का, चमड़ा और प्लास्टिक का, या फिर स्टील और प्लास्टिक का? बताइए सेफ्टी पिन जो बना होता है वो किसका बना होता है? स्टील और प्लास्टिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वो चमकदार नहीं है? बताओ। Which of the following material is not a luster? यानी लस्टर किसमें पाया जाता है? लस्टर जो है वो धातु में पाया जाता है, धातुई चमक, जिसको क्या कहते हैं? धातु में एक प्रकार की चमक पाई जाती है, एक प्रकार स्पेशल टाइप का उसमें साइन पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो हमको छांटना होगा कि मेटल कौन नहीं है। देखो गोल्ड हमारा मेटल है, हाँ जी है, सिल्वर भी हमारा मेटल है, बिल्कुल होगा, डायमंड ये भी आपका क्या करता है? साइन करता है। लकड़ी जो है इसमें लस्टर नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपके सही और सही आंसर हो जाएंगे,
ठीक है भाई लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? पदार्थ की सुविधा के लिए समूहीकृत किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ ट्रू? पदार्थ को सुविधा के लिए समूहीकृत किया जाता है। बिल्कुल, पदार्थ अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल, पदार्थ को आखिरकार क्या क्या जरूरत पड़ गया, कौन कौन सी कठिनाइयां थी जिनको दूर करने के लिए पदार्थ को क्या किया गया, एक स्पेशल कैटेगरी में सॉर्ट किया गया, उसको कैटेगराइज किया गया, उसको वर्गीकृत किया गया, उसको अलग अलग किया गया। इसका बेसिक पर्पस क्या था कि पर्यावरण में, वातावरण में बहुत सारे, हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं, ठीक है, अनगिनत पदार्थ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जितना चीज आपके अगल बगल में दिखता है उतना ही पदार्थ है, अनगिनत ऐसे पदार्थ हैं जिनके बारे में भविष्य में खोज होगा, उसके बारे में इन्वेंशन होगा, जिसके बारे में मनुष्य को भी मालूम नहीं है। डेली डेली नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी सहायता से क्या होता है, डेली डेली जो है आपका एक अलग प्रकार का इन्वेंशन होता है। इन्वेंशन कब होता है, जब मानव को नीड पड़ा, जो क्या बोला जाता है कि जो आविष्कार है मनुष्य अपने हिसाब से करता है, और कौन सा हिसाब, अपने अनुसार से, जो मनुष्य को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब का इन्वेंशन, उस तरीके की खोज जो होती है वो प्रकृति से करने लग जाता है मानव, और अंततः उसमें उसको सफलता मिल जाती है। तो क्या था कि जो इतने सारे पदार्थ पृथ्वी पर पाए गए, अब क्या है कि उसको स्टडी करना है। आपको साइंस क्या बोलता है कि सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी, क्या बोलता है, सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी इज कॉल्ड साइंस। क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। तो उस क्रमबद्ध अध्ययन के करने के क्रम में क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपका ये रूम है, इस रूम में अगर हम 50 डाल दें, 50 कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रख दें, और उसके बारे में अगर हम सेपरेट स्टडी करना शुरू करें तो हमारा टाइम कितना लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये तो एक लिमिट है। अगर मान लीजिए काउंटलेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो फिर उसका तो स्टडी करना ही पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं पॉसिबल होगा। लेकिन अगर उसको हम ग्रुप में बांट दें, क्या करें, उसको ग्रुप में बांट दें, और उसके बाद अगर हम उसका स्टडी करना शुरू करें कि जैसे क्या है कि जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे 50 बच्चे हैं, 5 फीट से नीचे वाला ए कमरा में चला गया, 5 फीट से ऊपर वाला, 6 फीट से नीचे वाला किस में चला गया, आपका बी कमरा में चला गया। वैसे अगर हम 5 ग्रुप में बांट दें, अगर हाइट के हिसाब से बांट दें तो हमारा स्टडी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा आसान होगा। फिर उसको हम कलर के हिसाब से बांट कर सकते हैं, उसको क्लास के हिसाब से बांट सकते हैं, उसको हम प्लेस के हिसाब से बांट सकते हैं, ताकि क्या होगा, जो हमारा वो उसको हम लोग स्टडी करने में आसानी होगी। तो कुछ इसी प्रकार से पदार्थ को सुविधा के हिसाब से, बिल्कुल कि जो हमारा क्या हो उसमें हमको कन्वीनियंस हो, उस हिसाब से क्या किया गया है, उसको क्लासिफाइड किया गया। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। पदार्थ को गुणों का अध्ययन, बिल्कुल उसके प्रॉपर्टीज का स्टडी के लिए उसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। मनोरंजन के लिए नहीं किया गया भाई, क्यों इतना मत्था पिच्ची करना है, मनोरंजन के लिए थोड़े किया जाता है, ठीक है, मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या कहा है सो देखिए, निम्नलिखित में से विषम पदार्थ का पता लगाएं। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तवा है, कुदाल है, प्रेशर कुकर है और इरेजर है। देखिए, तवा, कुदाल, प्रेशर कुकर क्या है, किस चीज का बना हुआ है, ये हमारा आयरन का बना है, किसका बना है, लोहा का बना है, या फिर स्टेनलेस स्टील का भी बना हुआ होता है। पर इरेजर किसका बना होता है, रबर का बना होता है। इसका प्रयोग किस पर्पस से होता है, इसको हम लोग किसी चीज को मिटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा कि कार का फ्रंट ग्लास जो विंड स्क्रीन है बनाने के लिए हम लोग किस पदार्थ का उपयोग करेंगे। तो कार का जो विंड स्क्रीन होता है, फ्रंट ग्लास होता है, उसको हम लोग किसका बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट का बनाएंगे, ट्रांसल्यूसेंट का बनाएंगे, ओपेक का बनाएंगे। देखिए, अगर हमने ओपेक का बनाया तो आर पार देख ही नहीं सकते हैं। अगर आर पार अगर आप सामने नहीं देख पाएंगे तो गाड़ी आप चला नहीं सकते। तो पहला तो ओपेक वाला तो गलत हो गया। आगे ये देखिए, तो ऑल ऑफ दीज भी गलत है। पारभासी, क्या अगर आपको धुंधला दिखाई देगा, एक सेकेंड रुकिएगा, वेट करिए आप लोग।
चलिए आइए क्वेश्चन पर आइए। कार का फ्रंट ग्लास बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का उपयोग करेंगे? तो हम लोग इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? ट्रांसपेरेंट का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो क्या होगा, एक ही आपके सही और सही आंसर थे। देखिए फर्स्ट चैप्टर का क्या हो गया, आपका क्विक रिवीजन हो गया। ये चैप्टर आपको पहले कराया जा चुका था, क्योंकि आपका ये मास्टर वीडियो है, इसमें हम मैटर से संबंधित सभी चीजों को क्या करेंगे, एक ही वीडियोज में आपके लिए रखेंगे। तो आपका मास्टर वीडियो है, तो इसमें आपको हमने शॉर्टकट में रिवीजन करा दिया है। डिटेल भी आपका इसका अवेलेबल था। आइए देखते हैं हम लोग क्लास सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। अब क्या है कि हमने मटेरियल को कैटेगराइज कर दिया था, उसको वर्गीकृत कर दिया था। अब एक ग्रुप को उठा के क्या करेंगे, उसको हम लोग अलग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे क्या है कि जो दो, जैसे आप गेहूं में क्या करते हैं, आप कंकर करते हैं। ठीक है, अब उसको क्या करना है, हमको सेपरेट करना है। क्योंकि हमको उसका यूज करना है तो हमको सेपरेट करना होगा। कंकर का अलग यूज है और आपका गेहूं का अलग यूज है, दोनों को आपको क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा, अलग अलग करना होगा। तो किस मेथड से हम सेपरेट करेंगे, इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आने वाला है। आओ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहेली ने एक थैले में कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी और मिर्च बैगन वगैरह रखा हुआ है। ठीक है, एक क्या था, आपका थैला था। उस थैला में आपने बहुत सारे प्रकार की सब्जियां रखी है। इसको हम लोग किस विधि से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग किस विधि से सेपरेट कर सकते हैं, बताना है। तो क्या हम लोग इसके विनोइंग करेंगे, क्या हम लोग स्विंग करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे, हैंड पिकिंग करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 आपका हैंड पिकिंग इसका सही आंसर होगा। अब आओ, चालन क्या होता है, स्विंग क्या होता है, थ्रेसिंग क्या होता है, विनोइंग क्या होता है। देखिए थ्रेसिंग क्या है, थ्रेसिंग को हमने शॉर्टकट में उस दिन भी बताया था, आज फिर सुन लेंगे। थ्रेसिंग है अनाज निकालना। ठीक है, पेड़ से अनाज निकालना। ठीक है, जैसे आप गेहूं की बात करें, धान की बात करें, तो आप खेत से क्या करते हैं, पेड़ कट, जो पेड़ है उससे अगर आप धान निकाल रहे हैं, आप जो गेहूं निकाल रहे हैं, वो क्या हमारा थ्रेसिंग हो गया। और उस अनाज से भूसा निकालना, उस अनाज से क्या है, भूसी वगैरह को निकालना, ये होता है निष्पावन। ठीक है जी, आप लोगों को ये पता चल गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर देखते हैं जी, 4 सही था। अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला क्वेश्चन का है कि बूझो को दीदी मधुमो से प्रीत है। क्या है, ये डायबिटीज से प्रीत है। तो डायबिटीज के बारे में 2-3 पॉइंट्स आपको लिख देते हैं हम। डायबिटीज की बात हो, जो हमारा डायबिटीज है, डायबिटीज के बारे में पहला पॉइंट कि ये इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अप हो जाना। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, ये किसके कारण को हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। क्या है कि पैनक्रियाज में एक इंसुलिन नामक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है। पैनक्रियाज से एक इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि क्या करता है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करके रखता है। अगर वो इंसुलिन क्या है, पूरी तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है पैनक्रियाज के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसको डायबिटीज नाम दे दिया जाता है। ठीक है, और ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये निकलता कहाँ है, तो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स, पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। आ जाओ क्वेश्चन पर, क्या कहा है कि इसको बूझो के लिए कौन सी निम्न में से सर्वाधिक क्या है, उसको कम बसा वाला लस्सी लेना। उसको क्या लेना है, कम बसा वाला लस्सी लेना है। तो उसको क्या करना होगा, उसको करना होगा भाई, उसको करना होगा मंथन करना होगा, च्यूरिंग करना होगा। दूध से क्या बनाना, दूध से दही बना। दही को हम लोग क्या करते हैं, क्यूरिंग करके उसका मक्खन निकाल लेते हैं। मक्खन में क्या होता है, फैट होता है, बसा होता है। उस बसा को क्या कर दिया जाएगा, उस बसा को खत्म। क्या है कि जो क्या करेंगे, जो मक्खन को अगर हम निकाल देंगे दही से, मक्खन को दही से निकाल दे तो उसमें लो फैट बचेगा, जिसको आसानी के साथ वो कंज्यूम कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको मंथन करना होगा। उससे क्या निकलेगा, मक्खन निकलेगा, बटर निकलेगा। उस बटर में पाया जाता है आपका विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, उसके अलावा विटामिन सी भी उसमें पाया जाता है। उसके अलावा उसमें क्या पाया जाता है,
फैट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, घी भी निकाला जाता है। आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पर कि निस्पंदन की विधि का उपयोग आमतौर पर किस मिश्रण को अलग किया जाता है। निस्पंदन की विधि बताइए, पानी से तेल को, दूध में कॉर्नफ्लेक्स को, पानी से किसको, नमक में, या दूध से हम लोग चीनी को, किससे कर सकते हैं। देखिए पानी से नमक निकालना हो, दूध से नमक निकालना हो, इसके लिए हम वेपराइजेशन करेंगे, ठीक है, वेपोराइजेशन, बाष्पीकरण की प्रक्रिया इसके लिए हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, बाष्पीकरण की प्रक्रिया करेंगे। ऑयल में वाटर ये होने से रहा, दूध में कॉर्नफ्लेक्स, ऑप्शन नंबर आप लोगों का 2 जो होगा सही आंसर है। चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि डंठल के बंडल, डंठल के बंडल से, डंठल का बंडल क्या हो गया, जो अनाज है, जैसे गेहूं है तो गेहूं का आप देखते हैं जो आप क्या बनाते हैं, उसका बंडल बनाते हैं, उस वो क्या है, जो गेहूं का जो पेड़ है वो डंठल है, तो उस पेड़ का जो बंडल है उससे अनाज को अलग हमको करना है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस करेंगे। अभी देखिए हमने बताया है जब आपको क्या करना हो, जब आपको अनाज निकालना हो, अनाज निकालना हो तो हम थ्रेसिंग करेंगे, और उस अनाज से भूसी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, निष्पावन करेंगे। अब बताओ जी आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कौन सा प्रोसेस आप लोग करने वाले हो, थ्रेसिंग करने वाले हो। थ्रेसिंग में क्या निकलेगा भाई, थ्रेसिंग से आपका अनाज निकल जाएगा, थ्रेसिंग से अनाज निकल जाएगा, और विनोइंग से आपका क्या निकल जाएगा, विनोइंग से आपका भूसी निकलने वाला है, ठीक है। स्विंगिंग से भी भूसी ही निकलता है, ठीक है, स्विंग से भी आपका क्या निकलता है, भूसी ही निकलेगा। आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पर कि नीचे 4 मिश्रण दिया गया है, नीचे क्या दिया गया है आपका, 4 मिश्रण दिया गया है। अब उस 4 मिश्रण में से आपको बताना है कि कौन कौन सा मिश्रण है भाई, इसमें से निष्पावन की विधि के द्वारा हम किसको अलग कर सकते हैं, निष्पावन की विधि के द्वारा हम किसको अलग कर सकते हैं, राजमा और काबुली चना, दाल और चावल, राइस फ्लेक्स और मक्का, अच्छा जी आलू चिप्स और बिस्कुट। देखिए राइस फ्लेक्स और मक्का, राइस का फ्लेक्स यानी धान का भूसी और मक्का को बिल्कुल अलग कर सकते हैं, हमने बताया है भूसी को अलग कर सकते हैं, यानी जो महीन चूर्ण है उसको क्या करना है, अलग करना है। तो आलू चिप्स और बिस्किट क्या करेंगे, आलू चिप्स का या फिर बिस्किट का हम क्या करते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्रश करके उसका क्या कर सकते हैं, क्रश करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। दाल और चावल को अलग नहीं कर सकते जी। 1 और 3, 1 और 3, 3 और 4 आपका आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं। ऑप्शन नंबर आप लोगों के क्या जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4, जिनका भी आ रहा है उनका सही और सही आंसर आया, ठीक है भाई लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा है देखिए कि चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किया गया है, चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किया जाने वाला आटू जो है, व्हीट जो है, वो दाने के साथ मिला हुआ था। अनाज के अलग आटे से अलग करने के लिए कौन सा प्रक्रिया हम लोग यूज करने वाले हैं, चालन करने वाले हैं, निष्पावन करने वाले हैं, निष्पंदन करने, हम लोग इसके लिए स्विंग करने वाले हैं। क्या करने वाले, इसके हम लोग चालन करने वाले हैं। चालन क्या होता है कि जो अशुद्धि है उसको क्या करना है, अशुद्धि को नीचे गिरा देना, और जो आपका शुद्ध पदार्थ है उसको ऊपर की ओर रख लेना, क्या होता है, हम लोग चालन कहलाता है। चालन क्या होता है, मान लीजिए हमारा ये स्विंग मशीन है, इस स्विंग मशीन में कुछ इस प्रकार का बना होता है, ध्यान देंगे इस फिगर से आपको याद आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का ये स्विंग मशीन जो है ये बना हुआ है, ठीक है। और इस पे क्या करेंगे, हम कुछ मिक्स डालेंगे, कुछ मिक्स मटेरियल हमने यहां से डाला है, ठीक है, कुछ मिक्स मटेरियल जो है हम यहां से यहां पड़ जाएगा। तो क्या होगा, इसमें जो बड़ा बड़ा होगा इसके ऊपर अटक जाएगा, और इसे छोटा जो आकार का होगा क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और कुछ इस प्रकार का आपका बचने वाला होता है। और ये प्रोसेस है आपका स्विंग, और इसी प्रोसेस का हम लोग उपयोग करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही आंसर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा, आपने घर पर क्या देखा होगा, मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा, इसमें हम लोग किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं बताइए।
बताइए आंसर क्या हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, डिकंटेशन और क्यूरिंग। डिकंटेशन और क्यूरिंग आ रहा है और ऑप्शन नंबर 4 आपका सही और सही आंसर है। ठीक है जी, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गतिविधि, एक शिक्षक ने पानी से भरा हुआ एक गिलास थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट के विलयन को घोला। ठीक है, उसके बाद ठोस कॉपर सल्फेट से वापस प्राप्त करने के लिए वो कौन सा प्रोसेस करेगा? बताइए कौन सा प्रोसेस करेगा? डिकंटेशन करेगा जी, डिकंटेशन करेगा। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं, और ऑप्शन नंबर 1 सभी लोगों के सही और सही आंसर शायद। क्लियर है हमारी बात? आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि ग्रीष्म काल में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय आता है। एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में छोड़ दी। बोतल में अभी भी पानी कुछ बचा हुआ था। अगले दिन उसने बादल के हिस्से में भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें देखा। पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ था? हाँ जी बताएंगे। क्या था कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है? कुछ पानी है। क्या है? कुछ पानी भरा है। एक ग्लास है, ग्लास में क्या भरा है? कुछ वाटर है। वाटर जो है, जो क्या हुआ कि गर्मी का दिन था और इस ग्लास में पानी रख के क्या कर दिया गया? छूट गया। बूझो से क्या हुआ भाई? छूट गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हुआ? जब वो कल आया तो देखा क्या कि इसका जो एक ढका हुआ था, कवर था, उस पर वो देखा कि छोटा छोटा पानी का बूंद लटका हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ड्रॉपलेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर ड्रॉपलेट। पानी की बूंद है। ये किसके कारण आई है? तो ये जो है इवेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन बाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान। किसकी प्रक्रिया? बाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान आई है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन। उसके बाद जो बाष्पीकरण हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है? बाष्पीकरण और एक जगह इकट्ठा होना संघनन कहलाता है। ठीक है, इकट्ठा होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का देख पा रहा हूं मैं, सी आ रहा है। सी वालों के सही आंसर थे। अगला क्वेश्चन क्या कहा है सो देखिए भाई लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहा है कि पहेली ने बूझो से एक गिलास पानी मांगा। उसने एक गिलास बर्फ को ठंडा पानी मिला दिया। पानी, पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदों को देखा। अच्छा बताइए किसके कारण निर्माण हुआ है? बताइए। गिलास से पानी का बाष्पीकरण होगा, बिल्कुल हो जाएगा। वायुमंडलीय जलवाष्प का बाष्पीकरण हो जाएगा। वायुमंडलीय जलवाष्प का क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा। देखो जी, बाष्पीकरण होगा, गिलास से पानी का वेपराइजेशन होगा, जिसके फलस्वरूप ये घटना होगी। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, किसका आ गया? चेंज अराउंड अस। अब देखा हमने कि मटेरियल को हमने शॉर्ट कर दिया था। अब वातावरण में हमारे पास आसपास किस प्रकार की चेंजिंग हो रही है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस यहां पर करने वाले हैं। आ जाइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहा क्या है? क्वेश्चन जो हमारा कहा है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जाता है, यानी रिवर्सिबल, नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्स यानी जिसको हम लोग उल्टा नहीं कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब है उल्टा करना। हुआ क्या? जैसे देखिए क्या है, आप पानी लिया, पानी को आपने कंडेंस कर दिया है, पानी को आपने फ्रिज में डाल दिया तो क्या बन गया? आइस बन गया। वाटर था, वाटर से बन गया आपको, जब उसने आपने ठंडा कर दिया तो आइस बन गया। उस आइस से जब फिर से आप मेल्ट करेंगे तो वाटर ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर ही बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है आपका रिवर्सिबल। रिवर्सिबल हिंदी में इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय कहने का मतलब क्या है कि प्रोसेस होने के बाद, चेंज होने के बाद अगर वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, क्या हो जाए? अपने मूल अवस्था को प्राप्त कर ले। देखिए वाटर था, चेंजिंग होके लिक्विड से सॉलिड में गया, स्टेट में चेंजिंग हुआ था, इंटरनल प्रॉपर्टी उसका चेंज नहीं हुआ है। देखिएगा वाटर से आइस में गया, उसका स्टेट में, अवस्था में चेंज हो गया, पदार्थ की अवस्था में चेंज हुआ है कि लिक्विड से सॉलिड में चला गया। फिर जब लिक्विड से वो क्या चला गया? आपका वाटर में इजिली आ गया, यानी वाटर टू वाटर, लिक्विड टू लिक्विड, उसका जो स्टेट था फिर से ओरिजिनल मूलभूत अवस्था को प्राप्त कर ले, वो होता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन।
और इरिवर्सिबल इसका अपोजिट होता है कि उस अपने मूलभूत अवस्था को नहीं प्राप्त कर ले। देखिए, एक बार आपने पेड़ को कट कर दिया है, ठीक है, आप पेड़ को कट कर दीजिए, उसके बाद क्या करिए, चाहे कोई चीज आपके हाथ में कोई मेटल है, चलिए ये क्या हमारे पास पेन है, इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ने के बाद आप इसको चाहे किसी भी चीज से साट दें, ठीक है, जो इसका ओरिजिनल शेप था, जो इसका ओरिजिनल डायमेंशन था, जो इसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी, माने जो इंटरनल प्रॉपर्टी था, वो सेम नहीं हो सकता है, ठीक है, चाहे आप सटा के रख दें, साट दें, लेकिन जो इसका ओरिजिनल में प्रॉपर्टी था, इंटरनल प्रॉपर्टी था, आंतरिक गुण था, वो सेम नहीं होगा। किसके कारण नहीं होगा? क्योंकि क्रैक आ गया है। तो जो अगर ओरिजिनल स्टेट इंटरनल प्रॉपर्टी को नहीं प्राप्त करे, वो आपका इरिवर्सिबल होता है। अब देखते हैं कि कौन सा परिवर्तन जो है उत्क्रमित नहीं किया सकता है, यानी हमको इरिवर्सिबल छांटना है। तो देखो, सीमेंट को एक बार अगर सख्त हो गया, उसके बाद कितना भी पीट दोगे ना, कितना ही पीट का आप उसका अगर उसको क्रॉस करके क्या करोगे, उसका अगर बना लोगे, चूर्ण बना भी लोगे, तो क्या होगा, उसका इंटरनल प्रॉपर्टी जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी उसका जो आंतरिक गुण है वो सेम स्टैंडर्ड का नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही मेरे हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आइसक्रीम का जन्ना, आइसक्रीम को आपने क्या कह दिया था, जमाया, यानी पहले था लिक्विड स्टेट में, तो कोई बात नहीं भाई, लिक्विड स्टेट में था, आपने कंडेंस करा के उसको जमा दिया था, फिर से क्या करो, उसको मेल्ट करोगे, हीट थोड़ा सा दे दो, मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। दरवाजा का खोलो या फिर बंद करो, कोई बड़ी बात नहीं है, खोलोगे तो बंद भी करोगे फिर खोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। चॉकलेट का पिघलना, सेम सी बात है भाई, पहले क्या था, ये सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में से लिक्विड स्टेट में आया है, लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा इसको क्या करोगे, फ्रीजर में रख के कंडेंस करा दो, क्या हो जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोहे के छल्ले को गर्म किया जाता है, और निम्न में से किस कथन के बारे में यह गलत है, बताइए। लोहे का जो रिंग है, लोहे का रिंग है ये, इसको क्या किया हमने, यहां से हीट दिया है, ठीक है, हीट हमने दिया है। जब हीट देंगे तो क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा, रिंग क्या होगा भाई, एक्सपेंशन होगा, ठीक है। जब आप किसी भी लोहे को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो पहले क्या होगा, वो गर्म होने पर वो फैलेगा, उसका आकार में वृद्धि होगी, लेकिन फिर उसको जब आप हीट देना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे वो ठंडा होगा। तो जब वो धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसके आकार में क्या होगा, श्रिंकेज होगा, सिकुड़न होगा, क्या होगा भाई, सिकुड़न होगा। तो क्या हुआ, एक्सपेंशन भी हुआ है और श्रिंकेज भी हुआ है। तो देखिए, एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज किस में आ रहा है कि वलय अपना आकार बदलता है, परिवर्तन उत्क्रमित नहीं हो सकता है। अच्छा जी, ठंडा करने पर वलय मामले में आकार लगभग समान है, इस मामले में परिवर्तन क्या है, रिवर्सिबल है। क्या ये परिवर्तन रिवर्सिबल है? हाँ जी, ये परिवर्तन जो है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। चलिए ऑप्शन नंबर मार दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा कि मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा। मोमबत्ती क्या कर रहा था, पिघल रहा था। मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती का पिघलना जो है ये हमारा फिजिकल है, फिजिकल चेंज है, और जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। भौतिक परिवर्तन जो है ज्यादातर वो रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है, पर जो केमिकल परिवर्तन है वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। मोमबत्ती जलना ये आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है भाई? ये आपके केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। मोमबत्ती का आकार घट रहा था, पिघला हुआ मोमबत्ती जल रहा था। बताइए जी क्या हो जाएगा? मोम पिघल रहा था और पिघला हुआ मोम जो था वो जल रहा था। बताओ जी आंसर क्या होगा? 1 और 3 मेरे को कहीं दिख रहा है, 2 और 3 दिख रहा है। मोमबत्ती जल रही थी और मोमबत्ती का आकार घट रहा था। 2 और 3, 1 और 4 मोमबत्ती पिघल रही थी, पिघला हुआ मोम जल रहा था। अच्छा जी, 3 और 4 आप लोगों को दिख रहा है। 1 और 4 हो जाएगा। 1 मोमबत्ती पिघल रही थी और पिघला हुआ मोल जो था वो जल रहा था। मोमबत्ती पिघल रही थी तो उसका आकार भी घटेगा। 1 और 3 नहीं है, 2 और 3 है। मोमबत्ती जल रही थी और मोमबत्ती का आकार घट रहा था। मार दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके घोल से नमक को अलग किया जा सकता है। बताइए किसके घोल से हम लोग नमक को अलग कर सकते हैं? और पानी के घोल से नमक को अलग करने की प्रक्रिया किसके द्वारा होगी? बाष्पीकरण की प्रक्रिया, वेपराइजेशन की प्रक्रिया वहां पर होने वाली होती है। बताओ जी आंसर से आप लोग बताओ क्या होगा आंसर से?
चलिए, हमने आपको हिंट भी दे दिया था। सॉल्ट को हम क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, घुला देंगे। घुलाने के बाद अगर हम नमक को पूर्णतः फिर से प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करिए, आप घर में भी इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि उसको नीचे से हीट करिएगा। ठीक है, जो हमारा नमक घुला हुआ पानी है उसको क्या करिएगा, हीट करिएगा। कुछ देर बाद देखिएगा कि वो बाष्प जब बनने लगे तो उस पर एक कंटेनर से उसको ढक दीजिएगा। ढक दीजिएगा तो उसके ऊपरी लेयर पर क्या होगा, बाष्प जो होगा पानी बन के उड़ जाएगा, नमक आपको क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। बाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही जी। ऑप्शन नंबर आप लोग 4 मार लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर था। अगला क्वेश्चन का है, चपाती का बेलना और चपाती का सेकना कौन सा परिवर्तन है। चपाती को आप बेल रहे हैं, ठीक है, यानी कि आटा जो है आपका गूथा हुआ है। ठीक है, अगर आप आटे को गूंथ चुके हैं उसके बाद आप रोटी बेल रहे हैं, रोटी का साइज आपका सही नहीं आया, रोटी आपका गोल नहीं बेला पाया। बच्चों के साथ ये समस्या होती है, जब स्टार्टिंग में आप खाना बनाते हो तो आपका रोटी जो है कुछ अजीब अजीब प्रकार का बनने लगता है। ठीक है, आपका रोटी जो है आकार जो होता है उसका अजीब अजीब प्रकार का। देखो, आकार और उसका बनने में अंतर है। शेप जो आपका राउंड शेप होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा, तो क्या करेंगे, उसको फिर से भाई हम उसको क्या करते हैं, फिर से उसको मिक्स कर देते हैं, फिर से उसको दोबारा बेलने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, फिर से हम रोटी बनाने का, राउंड रोटी बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, राउंड चपाती हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, फिर नहीं बन पाता है। ठीक है, फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से उसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं कि राउंड बन जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्या किया, जैसा भी आपने उसको कर, जो सा भी शेप पाया उसको अगर आपने तवे पे डाल दिया, क्या कर दिया आपने, तवे में डाल दिया, तंदूर में डाल दिया। डालने के बाद अगर वो रोटी पक गया है, रोटी पकने के बाद अगर आप चाहेंगे कच्चे आटे में कन्वर्ट कर लें तो ये संभव है नहीं है। यानी जो रोटी चपाती का जो बेलना है, रोलिंग ऑफ चपाती, ये जो है भाई ये हमारा रिवर्सिबल है। ये क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, चलो, यानी यहां पर आपको ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, ये लाइफ जैसे बार बार मौका देती है वैसे आपको ये मौका मिल सकता है। पर जो क्या है, चपाती का सेकना, एक बार अगर आपने रोटी पका लिया उसके बाद आप कच्चा आटा, उस चपाती पके हुए चपाती से आप कच्चा आटा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये हमारा इरिवर्सिबल हो सकता है। तो देखो, चपाती का बेलना रिवर्सिबल यानी कि उल्टा किया जा सकता है और उल्टा नहीं किया जा सकता है। कैन बी रिवर्स, कैन नॉट बी रिवर्स जो है आपका सही और सही आंसर है। क्लियर है भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि लोहे की रिम लकड़ी के पहिए से थोड़ी छोटी बनाई जाती है। लोहे की रिम जो है लकड़ी के पहिए से थोड़ी सी छोटी बनाई गई है। ठीक है, अब बताना है कि रिम को आमतौर पर लकड़ी के पहिए में लगाने से पहले गर्म किया जाता है, क्योंकि लोहे के रिम को गर्म करने पर क्या होगा। देखिए, लोहे के रिम को क्या किया जाता है, ये हमारा लोहे का रिंग और ये जो है अपना लकड़ी है। ठीक है, चलो, ये वाला है अपना वुड और ये वाला है अपना आयरन। तो जब क्या करेंगे, इस आयरन को हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। ठीक है, लकड़ी क्या होगा, लकड़ी एक्सपेंड नहीं होगा, आपका आयरन एक्सपेंड होगा यानी फैलेगा। और उसके बाद जब उस पर से हीट हटा लेंगे तो श्रिंक करेगा और श्रिंक करने के बाद वो सिकुड़ेगा और सिकुड़ के क्या करेगा, लकड़ी पर आसानी के साथ आपका फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा आंसर, लकड़ी के पहिए पर फैलता है और फिट बैठता है। चलिए, पहले फैलता है और फिर ठंडा करने पर फिट जाता है और लकड़ी के पहिए पर फिट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 मार दीजिए आप लोग, 4 वालों के सही आंसर थे। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए भाई लोग, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। लोहे में जंग लगना ये केमिकल चेंज है, लोहे में जंग लगना ये हमारा केमिकल है, केमिकल चेंज है। मैग्नीशियम रहर का दहन, मोमबत्ती का पिघलना ये फिजिकल। ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना, जलना होता है आपका केमिकल। ठीक है, मार दो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। और जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल हो सकता है। क्लियर है भाई, आ जाओ अगला क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, यानी एक बार जो घटना हो गई उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो क्या हमारा केमिकल चेंज हो गया, यानी उसके इंटरनल प्रॉपर्टी में चेंजिंग आ जाता है। पूर्णतः चेंजिंग हो, पार्शियल चेंजिंग हो, उसके आंतरिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। तो देखिए, तारे का टिमटिमाना
परिवर्तन होगा। दिन रात क्या होता है, जो तारे हैं साल के 365 दिन टिम आते हैं। आपने देखा है कि कभी उसमें कोई चेंजिंग होता है? जी ना, बिल्कुल ना होता है। चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, चलिए टिमटिमाएंगे। चलिए, सब्जी को पकाना, कच्चा सब्जी था आपने उसको पका दिया है, क्या फिर उस पके हुए सब्जी को आप कच्चा कर सकते हैं? कोई भी प्रोसेस लगा दो, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? बी वालों के सही और सही आंसर है मेरे ख्याल से। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्या कहा जा रहा है कि एक रासायनिक परिवर्तन क्या हो सकता है, बताइए। जो रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, कलर में भी चेंजिंग हो सकता है, कलर में भी चेंजिंग हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज उसमें हो सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई। गैस का उत्सर्जन भी कर सकता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर 4 वालों के सही आंसर हैं। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 आपका सही और सही आंसर भी है भाई लोग। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दूध से दही बनना। दूध से दही बनने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनना जो है ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक चेंज है। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज की यहां पर बात हो रही है। और केमिकल चेंज में यह लिक्विड से सेमी सॉलिड बदलता है। हाँ जी, दूध क्या है हमारा? लिक्विड है, तरल अवस्था में है। दही क्या है हमारा? अर्ध ठोस अवस्था में है। बात तो सही है। आगे देखिए, इसका रंग बदलता है? ना जी, नहीं बदलता है। ठीक है, दूध और दही का रंग बदलता है? बिल्कुल ना बदलता है। स्वाद तो बदल जाता है, बात तो सही है। परिवर्तन को पूर्वतः नहीं किया। अगर एक बार आपने दूध से दही बना लिया है तो क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। चाहे कितना भी दही को पतला कर दे, पानी मिला मिला के कोई भी प्रोसेस लगा दें, दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए जी, 1, 2 एंड 1, 3 एंड 4 आपका सही ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर 1, 2 गलत बात भाई, 1, 2, 3 गलत है। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपके सही और सही आंसर थे। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान रहे, ये हमारा क्या है? मास्टर वीडियो है, जिसपे हम आपको कुछ चीजें रिवाइज भी करा रहे हैं। उसके बाद आपसे नया क्वेश्चन भी आने वाला होगा। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा जिन बच्चों ने पहले से क्लास करी होगी, अरे हमको तो ये आता है। देखो, ये ईगो छोड़ दो। अगर आपको रिजल्ट लेना है तो आपको ये चीज छोड़ना पड़ेगा कि हमको आता है। अगर देखो, सभी को आता है, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपने नहीं करे होंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जिसमें आपने नया पढ़ा होगा। 90% है ज्यादा चीज आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है? उसका रिवीजन करना है। और 10% जो नया चीज है उसको क्या करना है? आपको सीखना है। ठीक है, तो रिवीजन के लिए भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे हैं। ठीक है, जो हमारा चैनल है या फिर जो हम आपके लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं, उसका ये सिर्फ यही पर्पस नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बच्चे चाहे किसी भी टीचर से आप पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता है। आपने 10th की पढ़ाई करी है, आपने बोर्ड पास किया है और अच्छे नंबर से पास भी किया होगा, तो मतलब आपके पास पहले से नॉलेज है। नॉलेज को क्या करना है? आपको रीडिफाइन करना है, रिफाइन करना है। ठीक है, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत है। ठीक है, बस इतना ही हमारा काम हो सकता है। आ जाओ जी क्वेश्चन पर कि एक आदमी ने अपने मुख्य द्वार को लोहे से पेंट करवा दिया। क्या कर दिया? गेट था उसको पेंट करवा दिया। किसके लिए? 2 कारण होता है। गेट को पेंट करने से वो जंग से बचेगा, बिल्कुल बचेगा भाई, यानी ये तो सही है। और इसे धूप से बचाना कोई बड़ी बात नहीं, धूप से बचाने की कोई जरूरत भी नहीं है। इसे क्या करना है? खूबसूरत बनाने के लिए बिल्कुल किया जाता है। धूल रहित नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 देखिए ना, कहीं दिख रहा है आपको? 1 और 3 मेरे को कहीं दिख रहा है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर 4 में हमको दिख रहा है भाई, और ऑप्शन नंबर 4 वालों का सही आंसर आया था। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए जी, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो प्रसिद्ध है कि इसमें लंबे समय के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है, और यही कारण है कि इतने लंबे समय के बाद भी आज भी ये सुरक्षित अवस्था में है। ठीक है, अगर उसमें जंग लग जाता तो उसका लाइफ टाइम जो था वो खत्म हो जाता, जीवन काल उसका घट जाता, जीवन काल खत्म हो जाता, तो धीरे धीरे वो क्या होता, टूट के गिरता, उसमें क्षरण होने लगती, रस्टिंग ऑफ आयरन हो सकता था। ऑप्शन नंबर 4 सही था। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, लोहे पर जिंक जस्ते की परत लगाने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए।
ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में इसमें क्या बताना है, कुछ नहीं बताना है। कैथोड एनोड इसका पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए होमवर्क रहेगा कि कैथोड पर कौन होता है और एनोड पर कौन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहेली की मां ने गर्म पानी में चीनी घोलकर गाढ़ी चाशनी बनाई, ठंडा होने पर चीनी से क्रिस्टल अलग होगी, यह क्या इंगित करता है? ठीक है, पहली की मां थी, उसने क्या किया है, गर्म पानी में चीनी घोला है। चीनी को घोला, थोड़ी देर बाद जब उसको क्या हुआ, ठंडा हुआ, तो चीनी को क्या हुआ, नीचे चलाया। यानी वो जो परिवर्तन है वो क्या है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? चलिए बताइए जी क्या हो जाएगा। फिजिकल चेंज, जिसे क्या किया जाता है, रिवर्स किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 मार दीजिए, सही आंसर है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement is not correct in a chemical reaction? उष्मा बाहर किया जा सकता है लेकिन अवशोषित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल गलत बात है। आपने पढ़ा ही है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपीय विक्रिया आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा था उष्मा शोषी में, कि उष्मा क्या है, निकास नहीं होता, उष्मा का शोषण हो तो अवशोषित तो होगा, उष्मा का शोषण हो रहा तो अवशोषित तो होगा, और उष्मा बाहर निकाल सकते। ध्वनि उत्पन्न किया जा सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस उत्सर्जित हो सकती है। साउंड भाई, साउंड जो होगा ना, साउंड क्या हो सकता है, जो साउंड है तो क्या हो सकती है जी, साउंड। यानी हमको क्या चुनने का है, रासायनिक परिवर्तन में। ऑप्शन नंबर 1 मारिए ना, गलत आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि 1 केजी कॉपर सल्फेट के तनु में 2 बूंदे मिलाई गई, थोड़ी देर घुलने के बाद मात्रा में गर्म किया गया, ठंडा होने पर सुंदर नीले रंग का क्रिस्टल अलग हो गया, यह किसका कारण हो सकता है? बताइए जी। दोनों क्या है हमारा, केमिकल चेंज है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को संदर्भ में निम्न में से कथन को सही से करना है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। सभी भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल नहीं, जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। अच्छा जी, ऐसा कैसे हो जाएगा? ऑल फिजिकल चेंज आर इरिवर्सिबल। ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी विकिरण का निर्मुक्त होना, जनरेशन ऑफ साउंड्स आर रिलीज और एब्जॉर्प्शन। तो ये तो आपका जो 2 स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है, अनुकरणीय है, जबकि जो है वो सही है। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 2 दिख रहा है कि केवल 2 ही आपका सही और सही स्टेटमेंट है। आ जाइए अगले क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? बताओ, रंग में परिवर्तन, अवस्थाएं परिवर्तन, ध्वनि का उत्पादन या फिर गंध में परिवर्तन? बताइए। जो चेंज इन स्टेट है, ये चेंज इन स्टेट है, ये फिजिकल में भी हो सकता है और केमिकल में हो सकता है। आपने देखा था कि चेंज इन स्टेट लिक्विड से सॉलिड चला गया था, फिजिकल में भी चला गया था। ऐसा नहीं है कि चेंज इन स्टेट केमिकल में नहीं होता है, केमिकल में भी चेंज इन स्टेट हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए, दूध से क्या बन गया, दही बन गया, दही से क्या करते हैं आप, क्रीम निकालते हैं, उसका छाछ बना लिए, वो क्या है, वो क्या है हमारा, वो भी हमारा केमिकल चेंज का एग्जांपल है कि सेमी सॉलिड से क्या बन गया आपका, सेमी सॉलिड से आपका लिक्विड बना है, और वो भी चेंज इन स्टेट था। आ जाइए जी अगला क्वेश्चन। अगला अब यहां से देखो, यहां से जो आपका शुरू हो रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यहां से आपका नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अभी जो हमने पिछले 40 क्वेश्चंस करे, 30 मिनट के आसपास में हमने इस क्वेश्चंस को लगाया है, ये आपका था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आ जाओ नए क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एक बार लाइक और शेयर इस सेशन को जल्दी से कर दीजिएगा भाई लोग, ठीक है। इस सेशन को लाइक और शेयर आप लोग कर देंगे। आइए सेशंस की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन में। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, आप लोगों को बताना है। बताइए आंसर आप लोग। देखिए, ताप जब आप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर बाष्पीकरण
जो होगा वो ही बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण बढ़ेगा, दूसरी उसमें विसरण डिफ्यूजन की घटना ही बढ़ेगी, विसरण। और पूछा जाता है विसरण कहां होता है, तो विसरण की घटना किसमें होती है, केवल और केवल गैसों में होती है। ठीक है, जो हमारा डिफ्यूजन होता है किसमें होता है, गैसों में होता है। और गैस का क्या हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है, यानी उसका एक्सपेंशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है। तो देखिए वाष्पन विसरण गैसों का प्रसार, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 जो है वो सही और सही आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, यहां से नया क्वेश्चन आपका शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़ित की हुई, सीमा ने क्या है, प्राकृतिक गैस जो है वो संपीड़ित की हुई इकाई का निरीक्षण किया, पाया कि ताप और दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभवों को मित्रों के साथ बांटते हुए क्या हो गई, भ्रमित हो गई। द्रवण के लिए परिस्थितियों के सही समुच्चय को पहचानने में उसकी मदद आप लोगों को करनी है। कर देते हैं मदद भाई। क्या करना होगा कि प्राकृतिक गैस को उसने क्या किया है, कंप्रेस किया है। तो जब उसको कंप्रेस करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, कंप्रेस करने के लिए आपको प्रेशर ज्यादा चाहिए होगा। किसी चीज को दबाने के लिए आपको प्रेशर ज्यादा चाहिए होगा, और उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो लो टेम्परेचर होना चाहिए। तो खोद दीजिए ना, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मार दीजिए, आपका सही और सही आंसर होगा। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए हमने क्या कहा। किसी भी चीज को कंप्रेस करना है, यानी आपको क्या करना है, किसी भी आदमी को दबाना है। दबाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास उससे ज्यादा पावर होना चाहिए। पावर ज्यादा है तो आप ज्यादा प्रेशर देंगे, तो हाई प्रेशर होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास कम होना चाहिए फोर्स, उसके पास क्या होना चाहिए, कम। अगर उसके पास ज्यादा फोर्स होगा तो आप उसको दबा ही नहीं पाएंगे। उसके पास अगर ज्यादा कैपेसिटी होगा तो आप उसको दबा ही नहीं पाएंगे। तो कैपेसिटी को टेम्परेचर में लेके चले कि उसके पास क्या होना चाहिए कि जो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा तो वहां पे कंप्रेशन जो होगा वो ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, तरल के प्रवाह का अद्वितीय गुण क्या होता है, बताइए। तरल के प्रवाह का अद्वितीय गुण क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से आप लोग अपने अपने आंसर्स को कमेंट करेंगे, आंसर्स क्या हो जाएगा। तरल के प्रवाह के जो जो अद्वितीय गुण है वो क्या है, बताइए। सी आ रहा है, और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर। गैस और द्रव जो होता है उसमें क्या होता है, गैस और द्रव में जो फ्लूइड है क्या करता है, इक्वली बिहेव करता है। और देखिए आपने पढ़ा होगा किसका, या आपने पढ़ा होगा, आपको एक सिद्धांत बताना है, जो कि सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी जो द्रव है, ठीक है, कोई वातावरण में चारों तरफ जो है, चारों तरफ चारों दिशाओं में सेम फोर्स लगता है। और ये किसका, अगर इसको मान लीजिएगा P1, इसको मान लीजिए P2, इसको मान लीजिए P3, इसको मान लीजिए P4, इसको मान लीजिए P5। अब आपको बताना है ये किस थ्योरम का एग्जाम्पल है। आप इसको लिख सकते हैं, P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 इक्वल्स टू P4 इक्वल्स टू P5। ये किस सिद्धांत की व्याख्या करता है, आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर 30 आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वो ठंडा हो जाता है। क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन की घटना होती है, जिसके कारण बाष्पोत्सर्जन की घटना होगी, और उसके कारण क्या होगा, देखिएगा इवेपोराइजेशन नहीं आप लोग मार देंगे, ध्यान रहे इस चीज का। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है। क्या है भाई, चलो सॉरी बाष्पन की घटना होगी ना, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। ऑप्शन नंबर किसने पूछा है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, इवेपोरेशन की घटना होगी, क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जी, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विसरण की घटना जो होती है वो सबसे किस में होती है, तो गैस में होती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो वाष्पोत्सर्जन है, ट्रांसमिशन की परिघटना कहां होती है, देखिए पसीने का सूखना, जो पसीना सूखता है, पसीना सूखना, ठीक है, ये हो गया आपका वाष्पोत्सर्जन।
यानी आप देखेंगे तो इसमें कंज्यूम हो रहा है और इसमें निकल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लिया जा रहा है, और इसमें क्या है, दिया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ पदार्थ को उसके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, निम्न में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर्स बताइए। आकर्षण बल की बात हुई, किसका बात हुआ भाई, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स जो होता है सबसे ज्यादा सॉलिड में, उसके बाद आपका लिक्विड में, और लिक्विड के बाद होता है किसमें, गैस में। किसमें भाई, गैस में होता है। ठीक है, चलिए तो आंसर देखिए, सॉलिड लिक्विड गैस खोजना है, सबसे पहले आपको कहां जाना होगा, सॉलिड की तरफ जाना होगा। चलिए, सॉलिड लिक्विड गैस, तो देखो भाई, शर्करा, जल, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, उसके बाद जल, उसके बाद शर्करा। मार दीजिए ऑप्शन नंबर 3 5 का। ये रिवर्सिबल हम लोगों से पूछा था, किसमें पूछा था, रिवर्सिबल पूछा था। रिवर्सिबल पूछा था कि सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, उससे कम होता है गैस में, उससे ज्यादा है किसमें, उससे ज्यादा होता है किसमें होगा, उससे ज्यादा होता है आपका गैस में। तो बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना था। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिनको नहीं समझ में आया, इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में सजाना था, यानी आपको कम से ज्यादा जाना है ना। तो सॉलिड में तो सबसे ज्यादा है भाई, ये सबसे ज्यादा है, सॉलिड में क्या है, सबसे ज्यादा। ठीक है, और गैस में सबसे कम। ठीक है, किसमें, गैस में सबसे कम। अब देखिए क्या करना है, कम से ज्यादा, तो गैस हमने चुना, उसके बाद आपका लिक्विड आ गया, उसके बाद आपका सॉलिड आ गया। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 66 डिग्री सेंटीग्रेड के केल्विन तापमान पर इनमें सही अनुक्रम हमको बताना है। बताइए, बताना है, बताइए आंसर्स क्या हो जाएगा। चलो, क्या होता है, C/5 इक्वल्स टू, क्या होता है आप लोगों का, बताइए जल्दी से। C/5 इक्वल्स टू K माइनस 273/5, यही होता है ना। काट दीजिए इसको सीधा सीधी। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, केल्विन का मान निकालना है। तो केल्विन बराबर आप लिख सकते हैं C प्लस 273। ठीक है, क्या लिखेंगे, C प्लस 273 आप इसको लिख सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, K1 का मान आपका हो जाएगा 25 में 273 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 298। ठीक है, चलिए K2 का जब आप मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, C का मान कितना है 38 याद कीजिए, तो कितना हो जाएगा 70 30 आपका 300 हो गया, और आपका 8 3 11 311 केल्विन। K2 हमारा निकला है 311 केल्विन। ठीक है, चलिए K3 निकालते हैं हम लोग, केल्विन में कितना आएगा, 66 में कितना ऐड करना है आपको, 66 में ऐड करके देखिए आप कितना 273, तो इधर आए आप 27 लेंगे और उधर आपका 39 गया, 339 बचा भाई, कितना हुआ 339 केल्विन। देखिए आंसर किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपको 1 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आप इसकी बात करोगे तो क्या होता है, C/5 इक्वल्स टू K माइनस 273/5, यहां से इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद और क्या बचता है आपका, रोमर, और किसे बचता है, रोमर में बचता है। तो रोमर में क्या होता है, R/9, F माइनस 32/9 क्या होता है, F में क्या होगा, इसके साथ लेंगे F माइनस 32/9 R/5। ठीक है, चलिए आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। क्या ये आपका स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है या नहीं, आप लोगों से पूछा गया है। क्या करना है, गलत स्टेटमेंट को हम लोग चयन करना है। तो देखिए ठोस से क्या है,
द्रव अवस्था से गुजरे बिना। क्या है, ठोस से डायरेक्ट वाष्प बन जाए तो इसको हम वेपराइजेशन बोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये तो स्टेटमेंट आपका सही स्टेटमेंट है। ठोस का द्रव अवस्था में बिना गैस में रूपांतरण, इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या बोलते हैं भाई? ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में इसको बोला जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये क्या बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन बोलते हैं। यानी आपका ये स्टेटमेंट गलत है कि नहीं है? चलिए, क्या ये स्टेटमेंट आपका गलत है? बताइए। चलिए, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, सही कथन का चयन करना था ना, गलत बात है ना, ये तो गलत है। यही आपका सही है भाई। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही था। आ जाओ अगले क्वेश्चन में क्या कहा है। अच्छा हाँ, यहां से एक चीज, दो चीज आप लोग याद रखेंगे। दो चीज याद रखेंगे कि सब्लिमेशन का कपूर हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब सब्लिमेशन प्रोसेस के एग्जाम्पल होते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि डाई एथिल ईथर एसीटोन, डाई एथिल ईथर एसीटोन और एन ब्यूटिल अल्कोहल के आपको दे रखा है, केल्विन पर निकालना है। क्या निकालना है भैया? केल्विन पर आप लोगों को निकालना है। बताएंगे केल्विन में क्या हो जाएगा। डायरेक्ट ऐड करिए, केल्विन 1 डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप लोग। सेंटीग्रेड में 273 ऐड करो भाई, 273 ऐड करोगे 70 30 कितना होगा? 300, 5 6 11। ठीक है, चलो 5 3 8 नहीं, 308 केल्विन होगा भाई, 308 केल्विन। ठीक है, दूसरा देखो K2 कितना होगा? 273 जब ऐड करेंगे तो 6 3 9 बना आपका। चलिए 70 50 320 और 6, 70 50 320 और 6 3 9, यानी आपका कितना बना है? 329 केल्विन। ये आपका 329 केल्विन बना। K3 ऐड करो, K3 जब ऐड करोगे 1 1 11 273, तो आपका 280 हो गया। चलिए 280 और आपका 3 280 और आपका 21, 401 जा रहा है, 391 आ रहा है हम लोग ना, 391 आपका आ रहा है। अब देखिए 391 आ रहा है आपका, 391 आएगा। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जा रहा है जल्दी से बता दीजिए। 308 329 391, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शन नंबर सभी लोगों का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 आएगा। अच्छा, अगर बात किया जाए जो कि डाइएथिल ईथर क्या होता है? C4H10, C4H10 और ईथर का क्या आएगा? O आएगा। ठीक है, एसीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO होता है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है जी, आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या? निम्न में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी? Which condition out of the following will increase the evaporation of water? कौन सा ऐसा कंडीशन है जो कि जल के वाष्पन की वृद्धि करेगा? क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे क्या होगा? वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तापमान बढ़ाइए, तापमान बढ़ाइए। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाने से नहीं होगा, क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ता है पर ज्यादा बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, जब हम लोग नमक मिलाएंगे तो क्वथनांक घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाता है। आ जाइए कि हाइड्रोजन में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणु के मध्य दूरी तय करेगी? In between which of the following condition the distance between the molecule of hydrogen gas would increase? बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दबाव बढ़ाकर कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर बताइए जी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोगों का सी आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं, और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी कि हाइड्रोजन गैस के पात्र का जैसे आप आयरन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ही गैसों का आयतन बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वो भी आपका बढ़ता चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सभी लोगों का 3 आ रहा है और 3 वालों के सही आंसर आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आ गया नेक्स्ट हमारा टॉपिक, इज मैटर अराउंड अस प्योर? बताना है कि वातावरण में हमारे आसपास कौन सी जो मैटर है वो शुद्ध अवस्था में है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि शुद्ध पदार्थों के लिए सही
कथन को हमको चयन करना है। शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण अवस्था में हो सकते हैं। मिश्रण जो होगा वो शुद्ध नहीं हो सकता है। शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान होता है। निकेल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व द्वारा शुद्ध पदार्थ को दृष्टांतित किया जा सकता है। पहली बात तो ये तो आपका गलत है, ठीक है, ये तो आपका स्टेटमेंट ही गलत है, तो 2 वाले को बिल्कुल ही काट देना है जी। यानी कि अब देखना है 1 और आपका 4 में शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही पदार्थ के कण हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शुद्ध पदार्थों का संगठन जो होगा वो समान होगा। मार दीजिए ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही और सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं? लोहे से बनी वस्तु में जो जंग लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण यह एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। अच्छा जी, भौतिक परिवर्तन तो नहीं होता है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। विलयन और भौतिक परिवर्तन ये भी गलत है। संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन मार दीजिए ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और जंग लगने से बचाने के लिए लोहे को हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही और सही आंसर आया है आप लोगों का। आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण क्या है? सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण है वो क्या है, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। बताएंगे जी आंसर क्या हो जाए? क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में देख पा रहा हूं सभी लोगों का आ रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 वालों के बिल्कुल सही आंसर है। देखिए टिंडल प्रभाव क्या कहता है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या करता है? रेलगाड़ी जब हमारे पास से गुजरती है तो क्या होता है, उसका साउंड आपको ज्यादा दिखता है, और जब वो जैसे जैसे दूर जाती है तो क्या होता है, उसका साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होने लगता है। और ये परिघटना टिंडल प्रभाव पर आधारित है। टिंडल प्रभाव जो होता है कोलाइडी विलयन के लिए मान्य नहीं है, ठीक है। टिंडल प्रभाव जो होता है कोलाइडी विलयन को दर्शाता है, ठीक है। चलिए आप लोगों को पता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। आयोडीन क्या रखता है? एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसके घोलने पर बनता है? बताइए। टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। एंटीसेप्टिक यानी क्या है कि कट छट में उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अल्कोहल में आयोडीन बनाएगा, और ये आपका जो है वो क्या करता है, इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटीसेप्टिक चीज का यूज होता है। एंटीसेप्टिक क्रीम आता है, फेस वॉश वगैरह आता है। एंटीसेप्टिक क्या आता है? मलहम आता है जो कि घाव वगैरह में ले आता है। वो क्या करता है? इन्फेक्शन को कम करता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समांगी प्रकृति का है? निम्न में से कौन सा समांगी प्रवृत्ति का है, यानी कि होमोजेनियस होना चाहिए। 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है आपका होमोजेनियस, दूसरा होता है आपका हेट्रोजेनियस। तो आइस है, मृदा है, लकड़ी है और वायु है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? होमोजेनियस का एग्जांपल आप लोगों से पूछा गया। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण जो होता है कि पूरे मिश्रण में, जैसे कि जल में आपने नमक घोल दिया, जल में आपने नमक घोल दिया, जल में आपने चीनी घोल दिया है, ठीक है। जल में क्या किया है? चीनी घोल दिया है। पूरे मिश्रण में जो मात्रक होगा वो समान होगा, ठीक है। जल में आपने क्या कर दिया है? पानी, चीनी को घोल दिया, नमक को घोल दिया। अब जब अच्छे से आप उसको घोल देंगे, उसके बाद जब पिएंगे, कहीं से भी उठा लीजिए, चाहे नीचे वाला पार्ट में उतना ही मिठास होगा और ऊपर वाले पार्ट में इतना ही मिठास होगा, और ये मिश्रण जो है आपका समांगी हो गया। विसमांगी मिश्रण क्या हो गया कि जल में आप क्या करें, कुछ कंकर पत्थर डाल दीजिए, कुछ कंकर पत्थर डालिए, या फिर जल में क्या डाल दीजिए, आप तेल ही मिला दीजिए। तो जल में क्या होगा? मिश्रण तो बना हुआ है, लेकिन जल के ऊपरी सतह पर आपका तेल बैठ जाएगा, जल के निचली सतह पर क्या बैठ गया? आपका पत्थर बैठ गया। तो ऊपर वाला जो पानी उठाएंगे उसमें तो आपको पत्थर नहीं दिख रहा है, या फिर दिख रहा होगा तो बहुत छोटा छोटा कण दिख रहा होगा, और जो नीचे वाले पार्ट होंगे उसमें ज्यादा भारी मात्रा में कण दिख रहे होंगे। तो कुछ अलग अलग मात्रा में जब उठाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकृति के वहां पे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अलग अलग प्रकृति का अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो आपका विसमांगी हो गया,
और एक ही प्रकृति का आपको सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी बोलेंगे। समांगी का जल में नमक घोल दीजिए, जल में आप चीनी घोल दीजिए और जल में कंकड़ पत्थर डाल दीजिए, समांगी का एग्जाम्पल है। तो अब देखिए कि क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अब आप लोग बताएंगे समांगी का क्या हो जाएगा। बर्फ और वायु, बर्फ और वायु 1 और 4 किसमें दिख रहा है, 1 4 और ऑप्शन नंबर 3 में। देखो बर्फ को आप कहीं से काट के खाइए, एक समान टेस्ट दिखेगा। वायु को कहीं पर भी जाइए, उसका जो कंपोजिशन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हमेशा यूनिफॉर्म होने वाला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, बताइए। लोहे में जंग लगना, तो ये तो केमिकल चेंज है, आ गया ये। लौह को मोड़ देना, ये तो आपका फिजिकल चेंज है, ये तो आपका सही बात है। लोहे धातु का एक तार हम बना सकते हैं, लोहे धातु का पिघलना, क्या ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सबसे पहले किसका आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपका। 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। ठीक है, आपका 1 भी सही है भाई, 3 भी सही है, 4 भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 3 4 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख पा रहा है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कहा है। अगला क्वेश्चन कहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का क्षरण, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लकड़ी का दहन, ये भी सही हो जाएगा। लकड़ी का चीरना, अच्छा जी, ये भी हो जाएगा। लकड़ी के एक कील टुकड़े में कील को ठोक देना, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। 1 तथा 2 लोगों का आ रहा है। लकड़ी का चीरना, ये तो परिवर्तन का उदाहरण ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिए, ऑप्शन नंबर आप लोग मार देंगे, 1 मारेंगे और 1 आप लोगों के बिल्कुल ही सही और सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन नंबर आप लोगों के 1 आ रहा है, सही आंसर आया था भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार 2 पदार्थ ए तथा बी अभिक्रिया करती थी, ये पदार्थ क्या करते हैं, ए टू बी का निर्माण करते हैं। तो यह अभिक्रिया कौन सी है, ये हमारी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। क्या है हमारा, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। 2 उत्पाद मिलकर अगर एक नए उत्पाद का निर्माण कर दें तो ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। बताइए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो बताएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 7 8 ऑप्शन नंबर सभी लोगों का सी आ रहा है, 1 2 और 4 और 1 3 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया है। आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि 2 रासायनिक स्पेसीज X और Y 2 आपस में जुड़ने के बाद उत्पाद भी बनाती है। चलिए, तो ये फिर से आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया भाई, ये फिर से आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा बताइए, जो हमारा यौगिक बनेगा तो क्या बनेगा, P क्या होगा, P जो 2 तत्व अगर मिलकर संयोग से कोई नया चीज का निर्माण होगा तो वो होगा हमारा कंपाउंड हो जाएगा। तो P जो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये बनाएगा कंपाउंड, यानी ये हमारा यौगिक बना देगा। और ये दोनों का दोनों क्या है, हमारा तत्व है। ठीक है, 2 तत्व मिलकर क्या करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो P एक यौगिक है, हाँ जी कंपाउंड है। X तथा Y यौगिक है, गलत बात है, X Y हमारे तत्व हैं, X Y हमारे तत्व हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा आंसर, हमसे पूछा क्या था, P के बारे में हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 ही मारेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 ही मारेंगे और ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही और सही आंसर है। ठीक है, P एक निश्चित संगठक है, P इज ए फिक्स कंपोजिशन, P एक निश्चित कंपोजिशन है। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर था आप लोगों का, क्लियर है। आ जाइए, ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आया है तो आप इस वीडियोस को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसके बारे में शेयर करेंगे। दोस्तों, स्कोर प्लस के द्वारा एनसीईआरटी का जो युद्ध छेड़ रखा गया है उसमें आपका सवेरे 6 बजे आपका केमिस्ट्री और बायो का चैप्टर वाइज आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 10 स्टैंडर्ड तक के सवाल आपके, और आपका 7-8 बजे फिजिक्स का एनसीईआरटी का सीरीज चलता है। ठीक है, इन सभी सेशंस में आप लोग जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। क्लियर है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू, जय हिंद।